स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। एमए पॉलिटिकल साइंस की चौथी किताब तुलनात्मक राजनीति को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कवर कर लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उससे पहले हम लोगों ने MPS 1, 2, 3 के कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। वो भी ना देखा हो आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज शुरू करना है चैप्टर 4, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज में मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चैप्टर 4, राज्य के सिद्धांत। राज विद्वानों का विचार है कि एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या और व्यवस्थित सरकार को मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। विद्वानों का विचार यह है कि एक कोई निश्चित भूभाग को और जनसंख्या और व्यवस्थित सरकार को मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। सामाजिक समझौते या सामाजिक संविदा का सिद्धांत, आइए इसको समझते हैं। राज्य की रचना मनुष्य ने एक संविदा अथवा समझौते के द्वारा की है। तो मनुष्यों ने एक समझौता किया है जिसके वजह से राज्य का निर्माण हुआ है। एक समय जब न राज्य था न कानून था, तब जो लोग थे वो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे तथा प्रकृति के नियम का पालन करते थे। कानून बनने हेतु मानव की जो संस्था थी वह नहीं थी, या कानून बनाने के लिए कोई भी मानवीय संस्था तब नहीं थी। कुछ समय बाद राज बनाने हेतु निश्चय किया गया और प्राकृतिक स्वतंत्रता को त्याग दिया गया और संविदा के द्वारा सरकार की रचना कर ली और आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिया, और इस प्रकार जो है राज्य का निर्माण हुआ। यानी कि जो मनुष्य रहते थे पहले तो आप प्राकृतिक अवस्थाओं में रहते थे और प्रकृति का नियम मानते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण लोगों ने राज्य का निर्माण करने का सोचा और प्राकृतिक स्वतंत्रता को उन्होंने त्याग कर संविदा द्वारा सरकार की रचना कर ली और आज्ञाओं के पालन करने हेतु वचन दिया उन्होंने। समझौता क्यों किया, किस प्रकार किया, इसको लेकर कई विद्वानों में भी विवाद है। इस विषय में एक मत है कि लोगों ने इच्छा अनुसार और सोच विचार कर ही राज्य का निर्माण किया और इसमें ईश्वर का हाथ नहीं है। यानी कि इस बात पर सारे विद्वानों का एक ही विचार है कि लोगों की इच्छा अनुसार ही राज्य का निर्माण हुआ है, ना कि इस पर कोई ईश्वर का हाथ है। आइए इसे समझते हैं संविदा सिद्धांत और इसका इतिहास। आइए संविदा सिद्धांत को समझते हैं। प्राचीन काल के अनेक लेखकों की रचना ने संविदा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। यानी कि प्राचीन काल में ऐसे अनेक लेखक हैं जिनकी रचना में जो संविदा सिद्धांत है इसका उल्लेख मिलता है। जैसे एक महान विचारक थे कौटिल्य, आइए इनके बारे में देखते हैं। उनकी जो किताब थी अर्थशास्त्र, इन्होंने कुछ बातों का वर्णन किया है, आइए समझते हैं। अराजकता से पीड़ित मनुष्यों ने सबसे पहले मनु को अपना राजा चुना और उन्होंने भूमि उपज का 10वां अंश राजा को देने का वचन लिया और बदले में राजा ने प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया या उत्तरदायित्व लिया। तो कौटिल्य ने अपनी किताब में इस बात को दर्शाया है कि राज्य का निर्माण हुआ कैसे। तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो पीड़ित मनुष्य था उन्होंने राजा को चुना जो मनु थे, और उन्होंने भूमि उपज का 10वां अंश जो है राजा को देने का वचन किया और उसके बदले में जो राजा थे वह प्रजा की सुरक्षा और संरक्षण करने का उत्तरदायित्व लिया। तो इस प्रकार राज्य का गठन हुआ। और वहीं प्लेटो के बारे में यही समझते हैं। प्लेटो की बुक जो है रिपब्लिक, प्लेटो ने रिपब्लिक में गाउन नामक दार्शनिक समाज की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत के आधार पर मानते हैं। कैसे है, यही समझते हैं इनको। राजनीतिक शासन का जन्म प्रायः 2 प्रकार से हुआ। जो राजनीतिक शासन है इसका जो जन्म हुआ है वह प्रायः 2 प्रकार से हुआ है। पहला, शक्तिशाली लोग दुर्बल लोगों का उत्पीड़न करने के लिए आपस में समझौता कर लेते थे और यह दुर्बल लोग अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों से अपनी रक्षा के लिए मिलकर अपना संगठन बना लेते थे। तो इन दोनों कारणों की वजह से राजनीतिक शासन की उत्पत्ति हुई या राज्य का निर्माण हुआ। मध्य युग में चिंतन में संविदा के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें संविदा के 2 प्रकार का उल्लेख मिलता है।
पहली सरकार की संविदा वह थी जिसके अनुसार व्यक्ति ने परस्पर समझौते करके राज्य की स्थापना की, और दूसरा संविदा सरकार तथा जनता के बीच उत्पन्न हुई। यानी कि मध्य युग में जो चिंतन है, उन्होंने संविदा जो सिद्धांत हैं इनका महत्वपूर्ण स्थान माना है। उनमें जो संविदा जो है ये दो प्रकार से उन्होंने उल्लेख किया है। पहली सरकार की संविदा वह थी जिसके अनुसार व्यक्तियों ने परस्पर समझौते करके राज्य की स्थापना की। समझौते द्वारा क्या किया? राज्य की स्थापना की। और दूसरी संविदा सरकार तथा जनता के बीच उत्पन्न हुई। यानी कि पहला समझौता जो था, समझौता कर लिया व्यक्तियों ने आपस में, और दूसरा सरकार और जनता के बीच यह संविदा उत्पन्न हुई, यानी ये समझौता उत्पन्न हुई। हॉब्स, लॉक और रूसो जो हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है इसके बारे में। अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। राजनीतिक अर्थशास्त्र पर मार्क्सवादी विचार तथा राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत। राजनीतिक अर्थशास्त्र पर मार्क्सवादी विचार, इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर पे कवर कर लिया था, लेकिन अब हम उससे कोरिलेट करके आज जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उस थ्योरी से। राजनीतिक अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें लोगों के मध्य उत्पादन, वितरण, विनिमय और भौतिक मुनाफे के उपयोग के संबंध से संबंधित सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये क्या कहलाता है? राजनीतिक अर्थशास्त्र। इसको हम लोग पहले समझ चुके हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें लोगों के मध्य उत्पादन, वितरण, विनिमय और भौतिक मुनाफे के उपभोग के संबंधों से संबंधित सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह उत्पादन से संबंधित है, यानी कि यह जो मार्क्सवादी विचार है यह पूरी तरह से उत्पादन से संबंधित है। राजनीतिक अर्थशास्त्र मात्र आर्थिक क्रियाओं की नहीं बल्कि लोगों के बीच के संबंध, अंतः वर्गों के बीच संबंधों की जांच पड़ताल करते हैं। यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र जो है मात्र आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों के बीच जो संबंध है, जो अंतः वर्गों के बीच संबंध है, इसकी पड़ताल करते हैं। और लोगों के बीच कुछ निश्चित आपसी संबंध कायम होना जरूरी है, तभी वह उत्पादन कार्य कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता है, यानी कि जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक उत्पादन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। उत्पादन में लगने के लिए लोग कुछ संबंध बनाते हैं। इन सामाजिक संबंधों के बीच ही उनमें तथा प्रकृति में संबंध हो सकता है तथा उत्पादन हो सकता है। यानी कि उत्पादन में लगने के लिए लोग कुछ न कुछ संबंध बनाते हैं। इस सामाजिक संबंधों के बीच में उनमें तथा प्रकृति के संबंध हो सकता है। नहीं तो मनुष्य के बीच में संबंध होगा, नहीं तो प्रकृति के बीच में संबंध होगा, तभी उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इस संबंध को उत्पादन संबंध कहते हैं। ये जो संबंध निर्मित होता है इसको उत्पादन संबंध कहते हैं। वर्ग समाज में यह संबंध वर्ग संबंध से संबंधित है। वर्ग जो समाज है उसमें जो यह संबंध है यह वर्ग संबंध से संबंधित होता है। अभी ये जो सारी अवधारणाएं इनको आगे हम और अच्छे से समझेंगे। मार्क्सवादी के अनुसार उत्पादन संबंध तीन पहलू दिए गए हैं, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्वामित्व का स्वरूप, उत्पादन लोगों की भूमिका और उत्पादन वितरण का स्वरूप। उत्पादन साधनों के स्वामित्व का स्वरूप उत्पादन संबंधों की प्रकृति निर्धारित करती है। यानी कि जो उत्पादन साधनों का जो स्वामित्व का जो स्वरूप होता है, जो स्वामित्व का स्वरूप होता है और उत्पादन संबंधों की प्रकृति पर निर्धारित करता है। जैसे कि मानव समाज का गठन हो सकता है, आदिम समाज का, दास समाज का, सामंत समाज का, पूंजीवादी समाज का, समाजवादी समाज के उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के स्वरूप के अनुसार ही वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो समाज का गठन है यह किस पर आधारित होगा? स्वामित्व के स्वरूप पर आधारित होता है। स्वामित्व का स्वरूप उत्पादन में लोगों की भूमिका और उनके आपसी संबंधों को निर्धारित करता है। जो भी स्वामित्व का जो स्वरूप होता है वह क्या निर्धारित करता है? वह आपसी संबंधों को निर्धारित करता है। इस प्रकार यह उत्पादन के वितरण का स्वरूप भी निर्धारित करता है। जो उत्पादन के जो वितरण का जो स्वरूप है इसका भी जो निर्धारण स्वामित्व का स्वरूप ही करता है। मार्क्सवाद ने उत्पादन हेतु मानव के बीच में ही संबंध को नहीं माना है। मार्क्सवाद ने उत्पादन हेतु मानव के बीच में ही संबंध के साथ साथ मानव प्रकृति के संबंध को भी आवश्यक माना है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को पहले प्रकृति को जीतना पड़ता है और उसको रूपांतरित करना पड़ता है, तब जाके उत्पादन होता है।
इसके लिए शक्ति के इस्तेमाल करनी पड़ती है और उसे ही उत्पादन शक्ति कहते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उत्पादन शक्ति का प्रमुख तत्व माना गया है। और उत्पादन संबंधी जो विकास है, उत्पादन संबंध का जो विकास है मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि उत्पादन शक्ति से हो, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। और उत्पादन पर ही सब कुछ निर्भर करता है। समाज और राष्ट्र की जो भूमिका होती है वह उत्पादन पर ही निर्भर करती है। जब उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के अनुकूल नहीं होता है तो वह उत्पादन शक्तियों के विकास में बाधा डालते हैं। अब इसको आइए बहुत ध्यान समझते हैं। जब उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के अनुकूल नहीं होता है, यानी जो संबंध है उन शक्तियों के अनुकूल अगर ना हो तो उत्पादन शक्तियों के विकास में बाधा डालता है। चूँकि उत्पादन संबंध को बदलने के बिना उत्पादन शक्तियों का विकास नहीं किया जा सकता, इसलिए उत्पादन संबंधों का रूपांतरण महत्वपूर्ण है। जैसे कि मालिक है कोई और कोई किसान है, तो किसान और मालिक के बीच में जो संबंध होगा वो उत्पादन संबंध हो गया। और उत्पादन शक्ति जो है, यानी जो किसान जो इतना श्रम करता है, यह उसकी उत्पादन शक्ति हो गई। तो उत्पादन संबंध उत्पादन शक्तियों के अनुकूल नहीं होता, यानी कि दोनों के आपस में बीच में परस्पर जो अनुकूलता नहीं होगी तो उत्पादन शक्तियों के विकास में बाधा आएगी। यानी कि जो उत्पादन शक्तियां हैं, यानी जो किसान कार्य कर रहा है, अगर उसका संबंध सही नहीं होगा मालिक से तो उसको क्या होगी, दिक्कत होगी, उसको दिक्कतें आएंगी उत्पादन कार्य में। क्योंकि उत्पादन संबंध को बदलने के बिना उत्पादन शक्तियों का विकास नहीं हो सकता। जब उत्पादन अगर संबंध अड़चने डाल रहा हो तो उसका बदलना आवश्यक हो जाता है। और ये जब तक उसको बदलेंगे नहीं तब तक उत्पादन शक्तियों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्पादन संबंधों का रूपांतरण महत्वपूर्ण है। इसलिए समय समय पर जो उत्पादन संबंध हैं उनका रूपांतरण होना आवश्यक है। ये हमने समझने के लिए किसान और मालिक वाला एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। उत्पादन संबंधों को उत्पादन शक्तियों के अनुरूप होना चाहिए, उत्पादन शक्तियों का तभी विकास हो सकता है। यानी कि उत्पादन जो संबंध हैं वो उत्पादक शक्ति के अनुरूप होनी चाहिए, तभी उत्पादन शक्तियों का विकास हो सकता है। फिर मार्क्सवादी ने एक बहुत प्रमुख अवधारणा दी है, अधिरचना और आर्थिक आधार के संबंध की पड़ताल भी आवश्यक है। यानी जो अधिरचना होती है और जो आर्थिक आधार होता है, इसके बीच का जो संबंध है इसकी पड़ताल बहुत ही आवश्यक होती है। आइए बारी बारी समझ लें कि ये दोनों चीज़ हैं क्या। अधिरचना जो होती है वो किसी समाज में जो उसका पुलिस वर्ग, जो सेना और जो सरकार है, जो कानून है, ये सब उसकी अधिरचना होती है। और आर्थिक आधार मतलब होता है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध यानी हम जो किसान और मालिक वाला ले रहे थे, या जो होते हैं ये उत्पादन संबंध होते हैं। तो आर्थिक आधार में अगर परिवर्तन के साथ पूरी विशाल अधिरचना में धीरे धीरे या तेजी से रूपांतर हो सकता है। यानी अगर आप आर्थिक आधार को परिवर्तित करते हो किसी भी समाज में, उसके आर्थिक आधार को आप परिवर्तित करते हो तो उसकी जो विशाल अधिरचना है वह धीरे धीरे नहीं तो तेजी से रूपांतरित हो जाएगी। अधिरचना आर्थिक आधार द्वारा निर्धारित होती है। जो किसी समाज की जो अधिरचना होती है वह आर्थिक आधार द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन जब यह कायम हो जाती है तो यह आर्थिक आधार पर जबरदस्त रूप से प्रभाव डालती है। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि जो अधिरचना है यह आर्थिक आधार द्वारा ही किसी समाज में निर्धारित की जाती है, ठीक है। और जब ये कायम हो जाती है, यानी जब ये ठोस रूप ले लेती है, तो ये आर्थिक जो आधार है, यानी जो वहाँ निम्न तबका जो किसान जो उत्पादक वर्ग है उस पर अपना प्रभाव डालती है और बड़ी ज़बरदस्त प्रभाव डालती है। निजी स्वामित्व यानी कि निजी संपत्ति, ये स्वामित्व के कारण स्वामित्व वाले और स्वामित्वहीन वर्गों का विभाजन हो गया। यानी जब निजी संपत्ति आई तो कुछ लोग ने इसका जमाव कर लिया, और जिन लोगों के पास नहीं थी वह स्वामित्वहीन कहलाए, और जिनके पास था वह स्वामित्व वाले वर्ग कहलाए। स्वामित्व आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्व वाले वर्ग होते हैं, यानी जैसे सामंत, पूंजीवाद वर्ग, इन सब का वर्चस्व स्थापित रहता है समाज में। यानी कि जो स्वामित्व वाले लोग होते हैं यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ही प्रभुत्व होते हैं,
जैसे कि सामंतवाद हो गए, पूंजीवाद हो गए, ये सब जो वर्ग होते हैं इनका जो वर्चस्व है वह समाज में स्थापित हुआ। इनकी रक्षा के लिए सेना, प्रशासन, अधिकारी, न्याय, जेल ऐसी नई नई अवधारणाएं लाई गईं। इन्हीं की रक्षा के लिए सेना लाया गया, प्रशासनिक अधिकारी लाए गए, न्यायालय लाया गया, जेल लाया गया। ऐसे कई माध्यमिक अस्तित्व में आए जिनके द्वारा राज्य सत्ता धन संपन्न वर्ग और सर्वहारा का शोषण कर सकते हैं। यानी कि इन सभी अवधारणाओं को लाया गया इन पूंजीवादी समाज के लिए ताकि इनकी रक्षा हो सके और इनके द्वारा राज्य सत्ता और धन संपन्न जो वर्ग हैं उस सर्वहारा यानी कि जो पूंजीविहीन वर्ग हैं इनका शोषण कर सके, इसलिए यह इन चीज़ों को लाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में लोग मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद राज्य की प्रभुत्व और परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, फिर इसके बाद सामाजिक लोकतंत्र परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझेंगे, आधुनिक राज्य के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन को देखेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।